ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम आज जिस पर चर्चा करेंगे वो नवंबर की दर्पण है। और नवंबर की दर्पण पे आर्थिक, नियुक्ति, खेलकूद, पुरस्कार दिवस, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आपसे। क्या बात है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, आ रही, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं। हम पहले जैसा कि पीछे हम करते आए हैं, पहले शार्ट आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं उन सभी बिंदुओं पर। आइए शार्ट आउट करते हैं हम। 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं, तो आपके लिए एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, हाँ, आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है 2021 में मानसूनी वर्षा सामान्य रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज मैंने बताया था कि हमारे यहाँ वर्षा, जो मानसूनी वर्षा होती है वो किस मानसून के द्वारा होती है, इस पर चर्चा मैंने किया था पहली दर्पण जब पढ़ा रहा था। तो खरीफ की फसलों के लिए अग्रिम अनुमान इसमें दिया गया है। खरीफ की फसलों के लिए आपको बस जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसमें क्या जरूरी है। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी की उपजों का न्यूनतम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी देखेंगे दो एक फसल का रबी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भंग, आयुध निर्माण की परिसंपत्तियां, स्टाफ नई कंपनियों के हवाले। तो अभी हम देखेंगे इसका हम लोगों को करना है। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद किया, तो हम देखेंगे भाई क्या इसके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा बहुत हो सकता है, बस थोड़ा बहुत। बाकी चर्चा करेंगे जब हम बृहद रूप से देखेंगे तभी उसमें। बैंकों के एनपीए वसूली के लिए नेशनल एसेट कंसल्टेशन कंपनी हेतु 36,000 करोड़ रुपए की गारंटी राशि को सरकार को मंजूरी, ये भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत कम पॉइंट इसमें मिले हैं, बहुत कम। आइए देखते हैं क्या पॉइंट है। इसको हमने पहले ही बता दिया, इसको आपको नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। पहला पॉइंट आप एकदम छोड़ दीजिए, निर्धड़क होकर के छोड़ दीजिए, यहां से कोई प्रश्न नहीं बनने वाला आपका। आइए, 2021 में मानसूनी वर्षा सामान्य रही, तो मानसूनी वर्षा सामान्य रही। मैंने कहा था कि यहां से भी अब कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, इसमें हमको देखना है कि खरीफ के उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान। तो ये इसमें आपको ये नहीं देखना है भाई खरीफ के संबंध में कौन अग्रिम अनुमान है, हमको देखना क्या है। मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको यहां से जो चीज देखनी है वो है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। आइए देखते हैं, नोट भी करिएगा। खरीफ की फसल लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए खरीफ की फसल के अंतर्गत, नोट करिए, खरीफ की फसल के अंतर्गत, खरीफ की फसल के अंतर्गत निम्नलिखित फसलें आती हैं। कौन कौन सी आती है? पहला चावल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मक्का, दलहन, तिलहन, कपास को भी इसमें रख लीजिए आप, ये कपास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तिलहन, अभी कुछ फसलें ऐसी होगी जो वर्ष भर की फसलें हैं, अभी कुछ फसलें ऐसी होंगी जो वर्ष भर की फसलें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें हम और देखते हैं। बस यही इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चावल ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्या चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं? चावल को ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, हाँ, तो चावल आप लोग जानते रहिए। आवाज मेरी पहुंच रही है? क्या समस्या आ रही है? आप लोग बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हो।
आवाज पहुंच रही है, स्क्रीन साफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ज्यादा आप लोगों की संख्या घट बढ़ रही है, आ रही है, सारी चीज बढ़िया चल रही है। चलो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है रबी की उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रबी की उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, आगे कहीं पर लिस्ट होगी, उसी लिस्ट में हम लोग इसको देखेंगे। लिस्ट यहाँ पर नहीं है, अगले पृष्ठ पर होगी कहीं पर। लिस्ट में ही देखिए, ये आ गया आपके सामने। अब इसमें हमको देखना है कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। देखिए, ये है गेहूं का। देखिए, गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो क्या है? 1975 रुपए प्रति कुंटल। कितना है? 1975 रुपए प्रति कुंटल। इसे आप लर्न रखिएगा, बस केवल एक लर्न रखिएगा। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 में कितना है? 2021-22 में कितना है? 1975 रुपए है। कितना है? 1975 रुपए है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है 2021-22 में? 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 1975 रुपए है। कितना है? 1975 रुपए। नोट कर लेंगे। बस इसमें और आपको कुछ नहीं पूछा जाता है। इसमें से गेहूं वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और गेहूं वाला ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आज आपको बस अभी एक ही प्रश्न मिला हुआ है बढ़िया, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निश्चित किया गया? कितना निश्चित किया गया? गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1975 रुपए प्रति कुंटल। कितना नियुक्त किया गया? 1975 रुपए प्रति कुंटल। बस यही इतना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। बैंकों के एनपीए वसूली के लिए नेशनल एसेट कंसल्टेशन, आपके एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग कहां पहुंच गए आज? नवीनतम सामान्य ज्ञान पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? नवीनतम सामान्य ज्ञान आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहला है शब्द संक्षेप। शब्द संक्षेप में जो पहला है LIFE। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले तो फुल फॉर्म जानिए। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो कोई भी बिंदु है, यदि वो इन्वायरमेंट से संबंधित है, यदि वो पर्यावरण से संबंधित है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी बिंदु है, अगर वो आपके पर्यावरण से संबंधित है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वो सारे बिंदु क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी पर्यावरण से है। क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्या है? ये व्याख्या इसकी पढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या क्या है? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला एक विधिक संगठन है। किसके लिए? इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। किससे है? मैंने बताया नहीं, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। एक विधिक संगठन है, जो विधिक मतलब जो नियम बनाता है। विधिक का मतलब जो नियम बनाता है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चर्चा में आया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसके काम को देखते हुए 2021 के लाइवलीहुड पुरस्कार इसके लिए इसे चुना गया। अब और इंपॉर्टेंट हो गया, किसी संस्था के द्वारा इसे पुरस्कार भी दिया जा रहा है इस संस्था को, तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया।
तो LIFE क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, एक संगठन है जिसको इस बार 2021 में लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब संक्षेप था, समझ में आ रहा आप लोगों के? अभी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, समझ में आने लगेगा बहुत अच्छी तरह से। अगला है नियुक्तियां। अब हम लोग देखने चल रहे हैं, क्या देखेंगे? नियुक्तियां देखेंगे। आइए देखते हैं नियुक्तियों में। न्यायमूर्ति यम गोपाल कंपनी लॉ अपीली के ट्रिब्यूनल के, इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जान लीजिए कि वेणुगोपालन क्या है, गोपाल क्या है, कंपनी लॉ अपीली के ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। बस, बाकी ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी लोग लिख लेना, नोट कर लेना, नोट करिए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो कौन है? एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, या इनका फुल फॉर्म क्या है? विवेक राम चौधरी। यहाँ पे दिया हुआ है आपके, विवेक राम चौधरी। और ये इनकी फोटो है, यहाँ पे लगी हुई है। इनका जो शॉर्ट नाम अगर आपके एग्जाम में आएगा तो BR चौधरी करके आएगा। क्या आएगा? BR चौधरी। अगर शॉर्ट नाम आएगा इनका, क्या आएगा? BR चौधरी आएगा। और फुल फॉर्म क्या है? नाम किनका? विवेक राम चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप सब लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को 3-4 प्रश्न अभी तक मिले हैं। पहला तो प्रश्न मिला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है? तो 2-3 पॉइंट मैंने लिखाया था। चावल को लिखाया था, तिलहन को लिखाया था, कपास को लिखाया था। दूसरा प्रश्न ये बनना कि भाई गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, रबी की फसल, उसमें रबी गेहूं और चावल दो जानते रहिए, ये महत्वपूर्ण है, दोनों यही ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021 के लिए कितना निर्धारित किया गया? 1975 रुपए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिला। तीसरा मिला कि LIEF क्या है? तो पर्यावरण से संबंधित एक संगठन है। बस अभी तक यही। और चौथा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण मिला कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? ये चौथा पॉइंट मिला हम लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सबको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक पुनर्निर्वाचित। तो आप सभी को पता है, इसे जानने की जरूरत नहीं है, न ये आपके एग्जाम में आएगा ही ये प्रश्न। अगला है इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। तो नोट करिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो आप किसको बताएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो? इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। बस इतना ही नोट करिए, बस और कुछ मत जानिए। तो नोट कर लिए आप लोग? बताइए भाई, जल्दी बताइए, नोट कर लिए? इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। सभी के पास आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल प्रीति जी, रेणु जी,
आवाज मेरी पहुंच रही है, सारी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ये इनकी फोटो भी दी हुई है भाई, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये आप लोग देखिए, ये फोटो दी हुई है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये फोटो है आपके सामने स्क्रीन पर। अगला है मनु महावर मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर। कहां पर? मालदीव में। नोट करिए, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त कौन हैं? मालदीव में भारत के उच्चायुक्त कौन हैं? तो कौन है? मुनु महावर। मुनु महावर हैं। कौन है? भारत के नए उच्चायुक्त कौन है? मुनु महावर। ठीक, बस इतना ही आप जानिए, ज्यादा जानने की जरूरत मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओमान वाला छोड़ दीजिए, ओमान वाला नहीं उतना बढ़िया है, उतना इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब फिर चर्चा करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, आइए। 4 राज्यों में नए राज्यपाल। तो पुराना नोट्स में खोल लीजिए भाई, कहां पर राज्यपाल हम लोग लिखे हुए थे। पिछला राज्यपाल 5-6 या 7-8 राज्यपाल हम लोगों ने एक जगह नोट किया था। अब वहां पर आप अपडेट कर लेंगे, वहां पर आप अपडेट कर लेंगे, क्योंकि राज्यपाल से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो 4 राज्यों के राज्यपाल हम देखेंगे। एक मणिपुर के हैं, किसके हैं? मणिपुर के हैं एक। किसी को पता हो तो पहले भी चर्चा बताते रहिए। तमिलनाडु के हैं, और पंजाब के हैं, और उत्तराखंड के हैं। 2 का तो आप लोग चर्चा बता ही देंगे। पंजाब के, उत्तराखंड के भी चर्चा हुई थी। स्टालिन कहाँ के हैं? स्टालिन प्रिया जी, स्टेट बताओ। तमिलनाडु, बिल्कुल। आइए अब हम देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग, वहां पर जहां पर चर्चा किए थे। तो मैंने उस समय भी बताया था, ला गणेशन। ला गणेशन कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। नोट करिए, ला गणेशन कहाँ। देखिए, यही सब आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। ला गणेशन कहाँ के राज्यपाल हैं? मणिपुर के हैं। नोट कर लिए होंगे। और गुरमीत सिंह कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं। गुरमीत सिंह कहां के हैं? उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक, हाँ, नोट करते हुए चल रहे होंगे आप सब। आगे देखते हैं। अभी सबकी फोटो भी हो सकता हो, यहाँ पर हम देखेंगे दर्पण में, फोटो अच्छा नहीं है, नहीं तो फोटो भी मिल जाती। देखिए, अब छोड़िए, हम आपको एक कॉलम मिल रहा है, यहाँ कॉलम में एक जगह एक साथ नोट करा दे रहे हैं। नोट करिए आप। मणिपुर के कौन हैं? ला गणेशन जी हैं। तमिलनाडु के कौन हैं? आर्यन रवि हैं। पंजाब के कौन हैं?
बनवारी लाल पुरोहित हैं। उत्तराखंड के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। ये 4 राज्य मिल गया। नागालैंड का दिया हुआ है जगदीश मुखिया, अतिरिक्त प्रभार है नागालैंड का इनके ऊपर। ठीक, तो जहां पर आप राज्यपाल लिखे थे वहां पर आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये राज्यपाल में से प्रश्न आपका बन सकता है, कोई राज्यपाल आ सकता है। तो मणिपुर के कौन हुए? ला गणेशन। तमिलनाडु के आर एन रवि। पंजाब के बनवारी लाल। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और नागालैंड के अतिरिक्त प्रभार जगदीश मुखी को दिया गया है। बस इतना ही आपको जानकारी रखना है। आइए आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, देखिए नोट करिए, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं? एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो कौन है? जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। नोट करिए, मैंने कहा था कि आप लोग ऑनलाइन क्लास आते समय एक ईयरफोन लगा लेंगे, एक जो है अपने पास नोटबुक रख लेंगे और एक पेन, और किसी शांति जगह पर पहुंच जाएंगे। इतनी चीजें जरूरी हैं आपको अपने साथ रखना, क्योंकि आप बाद में नोट्स बनाने की झंझट मत पालिए, मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए आप। हाँ, अब पुरस्कार आ गया। ये आपकी नियुक्तियां थी, इन नियुक्तियों में कौन कौन सी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति आपको 4 राज्यों के राज्यपालों की मिली। मणिपुर, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, ये 4 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मिली आपको। और क्या मिला इसमें इंपॉर्टेंट आपको? हाँ, ये आपको मिला एयर चीफ, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, एयर चीफ मार्शल हमको मिला नया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी या BR चौधरी हैं। ये हमको इंपॉर्टेंट मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्या मिला हमको? इकबाल सिंह लालपुरा मिले हुए हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हमारे पास 3 से 4 नियुक्तियां महत्वपूर्ण मिली। पहली नियुक्ति तो ये महत्वपूर्ण मिली कि 4 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो मिली हमको पढ़ने को, ये महत्वपूर्ण। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, ये महत्वपूर्ण। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे कर रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, जब मैं पूछ लेता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो मैं पूछ नहीं पा रहा था। आज मैं सोचता हूं कि पूछने वाला कार्यक्रम जरूर कुछ ना कुछ करा करूं, क्योंकि इससे आप लोग तैयार होता है। आज रिंकी जी के यहाँ नेटवर्क नहीं है, लग रहा है उन्हें बार बार समस्या आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल सकती है रिंकी जी, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास का कोई भरोसा नहीं रहता कि वो आएगी कि नहीं आएगी। और रिकॉर्डिंग क्लास में वो चीजें नहीं मिलती हैं जो हमारे ऑनलाइन क्लास में होती हैं। ऑनलाइन में हम आपके सामने रहते हैं। अच्छा प्रिया जी इलाहाबाद आ गई हैं, इजली। अच्छा, आप लोग घर गए थे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, नेटवर्क भी आ जाएगा। इलाहाबाद में क्या समस्या होती है? जहां आप लोग रहते हो वहां पर नेटवर्क नहीं है क्या? चलो आइए हम लोग पुरस्कार पर पहुंचते हैं। पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार सम्मान में हम देखते हैं क्या हमारे लिए अगर घर पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता तो अपना ऑपरेटर चेंज कराओ भाई। जो जिस ऑपरेटर का रहता है 3 दिन के अंदर में चेंज हो जाता है। अगर वोडा का रहता है तो वोडा वाला रखो, जियो का रहता है तो जियो का रखो। अब क्या करोगे भाई, कुछ समस्या तो आती ही है।
हाँ, ऑपरेटर देख लो, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऑपरेटर बढ़िया नेटवर्क देता है, कोई कम बढ़िया देता है। हमारे यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं बैठ कर क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर जियो का नेटवर्क बहुत बढ़िया चलता है। अब तो मुझे ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ रही है। आइए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 देखना है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ पहले ध्यान दो कौन सा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी है। साहित्य अकादमी में सारे पुरस्कारों को नहीं देखना हमको, एक दो पुरस्कार जो होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आपको दिया गया है, देखिए, ने 18 सितंबर 2021 को की, तमिल लेखक थिरुवल्लूर द्वारा तमिल में रचित उपन्यास थिरुकुरल के हिंदी में अनुवाद हेतु जो है P.E.S. राघवन को आपको बस केवल हिंदी वाला यही जानना है, बस P.S. राघवन को जान लीजिए। बस इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किए थे थिरुकुराल, क्योंकि थिरुकुराल क्या कहा जाता है, तमिल का रामायण कहा जाता है इसे, इसका हिंदी में अनुवाद किए थे। बाकी कन्नड़ वन्नड़ कोई और मत जानिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, आप इसी को आप जानिए बस। उनको किसको दिया गया है, राघवन को दिया गया है, T.E.S. राघवन को दिया गया है। बिल्कुल, आप बस यही एक जान लीजिए, बाकी और आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 8 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता फेलोशिप, तो आपको नहीं जानना है ये, अगर जानना भी चाहते हैं तो बस एक जान लीजिए। अच्छा, ये चीज यहां से देखिए, इसको पढ़िए आप, जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। 72 सदस्यता साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 72 सदस्यता क्या है, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। आपसे पूछा जाएगा साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 72 सदस्यता या फेलोशिप। ये विशेष विद्वत्ता प्राप्त साहित्यकारों को ही दिया जाता है। ठीक, और इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है एक समय में, 21, ये जानकारी है। और इसमें हिंदी वाला आप जान लीजिए बस, हिंदी का किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। हिंदी का किसका दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है इसमें। हाँ, हिंदी वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ भाई चला जाता है, एक मिनट, ये हिंदी वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस विनोद कुमार शुक्ल को याद रखिएगा। और प्रश्न मैं बोल रहा हूं, प्रश्न नोट करिए, तभी आप बढ़िया से कर पाएंगे। प्रश्न नोट करिए। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता पुरस्कार हिंदी का 2021 में किसे प्रदान किया गया, फिर से बोल रहा हूं, 72 सदस्यता पुरस्कार साहित्य अकादमी का 2021 में किसे प्रदान किया गया, हिंदी का किसे प्रदान किया गया, विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। नोट कर लेंगे आप सभी, किसको प्रदान किया गया, विनोद कुमार शुक्ल को। बस यही इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके लिए कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। अगला पुरस्कार है केंद्रीय हिंदी संस्थान के हिंदी से भी सम्मान, आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इतना आपको नहीं लर्न करना है। जब जो पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं नोट करा दूंगा और लर्न भी करवा दूंगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता, बस यही इतना जान लीजिए। इसका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो है उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बस यही इतना इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी इतने पुरस्कार जो दिए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
और इतना रटोगे तो भूल भी जाओगे। अभी बहुत सारे पुरस्कार हैं जिनको हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ो सब, आगे बढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ो जितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार, ये आपके इसमें एक पुरस्कार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा चर्चा करेंगे इस पर, हम नोट करिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार क्या है? हिंदी संस्थान। अभी इसको आगे बढ़ाने के पहले मैं एक चर्चा कर लेता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश का और कोई पुरस्कार हम लोगों ने पढ़ा था, हिंदी संस्थान का था कि संस्कृत संस्थान का था? और संस्कृत अगर संस्थान का था तो कौन सा पुरस्कार था? जैसे इसमें तो हम जो पढ़ेंगे वो भारत भारती पुरस्कार पढ़ेंगे। भारत भारती संस्कृत संस्थान का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रीति जी, रेणु जी, रिंकी जी, बहुत अच्छा आप सभी को, बहुत ठीक। तो ये तो भारत भारती पुरस्कार है। अब आप लोग ये बताओ, जो हम लोग पढ़े थे संस्कृत संस्थान का पुरस्कार था, उसका नाम क्या था? उस पुरस्कार का नाम क्या था? जल्दी बताओ भाई, उस पुरस्कार का नाम क्या था जो संस्कृत संस्थान का पुरस्कार था? विश्व भारती पुरस्कार, बहुत अच्छा। देखिए यही कंफ्यूज करता है। आपको दो पुरस्कार मिल जाएंगे, एक पुरस्कार मिल जाएगा भारत भारती पुरस्कार, दूसरा मिल जाएगा विश्व भारती पुरस्कार। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? आया कुछ अंतर समझ में आ रहा है? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, पहला प्रश्न ये बनता है। आपको उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इन दोनों के द्वारा, ललित कला अकादमी के द्वारा, ऐसे करके तीन चार ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप बिल्कुल उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है, जबकि भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक, इसके द्वारा क्या दिया जाता है? विश्व भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा विश्व भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। और भारत भारती पुरस्कार दिया किसको गया? शशि भूषण सीतांशु को दिया गया। किसको दिया गया? शशि भूषण सीतांशु। यहां पर लिखा हुआ है, ये कहां के हैं? सॉरी, पांडे शशि भूषण सीतांशु। ठीक, ये कहां के हैं? अमृतसर के हैं। कहां के हैं? अमृतसर के हैं। बिल्कुल रिंकी जी, अमृतसर के हैं। अच्छा जरा इसी समय हमको ये भी बता दो आप लोग कि विश्व भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? कोई पांडे उंडे कुछ ऐसे लग रहे हैं मुझे, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरी आदत बड़ी गंदी है भूलने की। आप लोग बताओ जरा, विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया? आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं तो भूल गया। और इसमें से कोई भी पुरस्कार आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतने ही एक ही पुरस्कार आप लर्न करो। ओम प्रकाश पांडे क्या हैं? ओम प्रकाश को मुझे ध्यान नहीं, बताओ भाई सही बता रही हैं? रेणु जी सही बता रही हैं कि गलत बता रही हैं? आप लोग क्लियर कर लेना, फिर मुझे बता देना, मैं भी लर्न कर लूंगा। रिंकी जी बता रही हैं सही है, तो मैं भी मान लेता हूं सही है भाई। रेणु जी आपका ओम प्रकाश, आप सभी लोगों का लर्न हो गया होगा दोबारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। राइट, ये मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है
क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि लाइफ संगठन को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? लाइफ संगठन को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। और लाइफ संगठन क्या है? पर्यावरण से संबंधित विधि बनाने वाला एक संगठन है। और 2021 का इस संगठन को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया है। बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इस संगठन को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे आप सब लोग नोट कर लिया करिए जो है। ठीक, थोड़ा सा अगर आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हो तो इस पर ये देख लो कि भाई देखिए, भारतीय संगठन लाइफ की स्थापना पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायिक पहुंच के अभाव को देखते हुए अधिवक्ता ऋत्विक दत्ता व राहुल चौधरी ने 2005 में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ की स्थापना किसने किया था? लाइफ संस्था की स्थापना किसने किया था? तो दो हैं, एक ऋत्विक दत्ता हैं और दूसरे राहुल चौधरी जी हैं। तो हमारे नाम से इनको लर्न किए रहे ना। मेरा भी नाम राहुल सर है। हाँ, कब किए थे? 2005 में किए थे। कब किए थे? 2005 में किए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर है ये। ठीक, ये थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए है। हो सकता है कि पुरस्कार संस्था को मिला है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके इनडायरेक्ट, जैसे पीसीएस वगैरह में क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रश्न आता है। और इनडायरेक्ट प्रश्न क्या होता है कि वो कुछ और जानना चाहते हैं। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए इनको। आइए देखते हैं आगे कौन सा और पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी संस्थान का पुरस्कार केवल भारतीय पुरस्कार मैं आपको नोट करा रहा हूं। अगर आपकी परीक्षा में आना होगा केवल भारतीय पुरस्कार ही आएगा, इसके सिवा नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, विश्व भारती पुरस्कार ही आपकी एग्जाम में आएगा, इसके सिवा नहीं पूछा जाएगा। मैं जो लिखा दे रहा हूं यही आपकी एग्जाम का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ भारत भारती पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है बढ़िया से, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारे पुरस्कार हैं, महात्मा गांधी, दीनदयाल, बहुत सारे पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आप पढ़ेंगे तो सारा रटते रटते परेशान हो जाएंगे। एनसीसी के तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए निधन देखते हैं अब हम। निधन में मैंने कहा आपको केवल वही निधन देखना है, आपके लिए केवल वही निधन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आता है, जो किसी न किसी खेल या किसी जगत से जरूर जुड़ा होता है। ऑस्कर फर्नांडिस कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ऑस्कर फर्नांडिस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, हटाइए इनको। जॉन पियरे एडम्स पुरवाला हैं लेकिन पूछे नहीं जाएंगे आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं। महंत नरेंद्र गिरी, हो सकता है पूछ लिए जाएं क्योंकि इलाहाबाद से संबंधित है और कोई ना कोई इलाहाबाद का रहता जो पेपर ऊपर बनाने में उसका योगदान रहता है, तो पूछ लिए जाएं। बस यही पूछा जाएगा कि ना पूछ, ये भी नहीं पूछा जा सकता है, हटाइए इनको। ऐसा कुछ बन नहीं रहा है इनका जो पूछ लिया जाए। आइए पुस्तकों के बारे में, ये आपके पुरस्कार थे जिन पर हमने चर्चा किया। पुरस्कार आपके समाप्त हो गए। आप लोग समझ में आ रहा भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट समझ में आ रहा है, अभी ऊब तो नहीं रहे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पुस्तक देख लेते हैं। बिल्कुल रिंकी जी आपकी तरफ से आ गया। देखिए 4000 डे या 400 डेज किसकी है? चेतन भगत की है। तो चेतन भगत की पुस्तकें कुछ इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए आपके एग्जाम में आने वाली पुस्तकें आ गई। इसमें जो 6 पुस्तकें क्रमबद्ध की गई बुकर पुरस्कार के लिए, देख रहे हैं 6 पुस्तकों को क्रमबद्ध किया गया है। इसमें से जिस पुस्तक को बुकर पुरस्कार दे दिया जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए हिट हो जाएगी और सबसे टॉप पर वो पुस्तक हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी आप पुस्तकों को केवल ध्यान में रखते हुए चलिए। 6 से 7 पुस्तक या 10 पुस्तक ही मैं आपको लिखाऊंगा मैराथन क्लास में, और उसी में से आपके एग्जाम में पुस्तक आएगी। आइए देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी बन सकती है। 6 पुस्तकों को किया गया है। कोई भारत का है, पहले देख लेते हैं। नहीं, कोई भारत का नहीं है इसमें। ठीक, जब कोई भारत का नहीं है तब जो पुस्तक आएगी पहले भारत की होती, हम उसको यहाँ पर 6 पुस्तकों में उसको भी ध्यान में रख लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो पुस्तक कोई भारतीय नहीं है जिसकी पुस्तक को बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया हो, तो बस यहीं पर छोड़ दीजिए इसको। ठीक, जब हम देखेंगे बुकर पुरस्कार पढ़ेंगे तो बुकर पुरस्कार में हम इस चीज को देखेंगे कौन सी पुस्तक है जो सूचीबद्ध की गई है। ठीक, जिसे जो है पुरस्कार दिया गया है। अभी इसको बस यही छोड़ दीजिए क्योंकि इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ गई होंगी। स्टार गेजिंग द फ्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टोरी ऑफ टाटा 1868 1868 टू 2021, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बिल गेट्स की पुस्तक को थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि विश्व के धनी व्यक्तियों में आते हैं ये। हाउ टू एवॉइड ये क्लाइमेट डिजास्टर, और क्लाइमेट पर भी है ये पुस्तक, तो दो तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पुस्तक किस पर है, क्लाइमेट पर है, और दूसरे बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। इनकी पुस्तक को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये पुस्तक पूछी जा सकती है। अगला है फेट्स एंड फ्यूरीज, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसे। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से, छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों के? आगे बढ़ूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आगे बढ़ूं, वर्ष सप्ताह दिवस पढ़ाऊं कि कल पढ़ा दूं? आगे बढ़ूं, आइए वर्ष सप्ताह दिवस हम खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्लास को आप करेंगे। बस 10 मिनट की और क्लास आपकी बची हुई है। 1 सितंबर जीवन बीमा निगम की स्थापना, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 2 सितंबर नारियल दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। 5 सितंबर नोट कर लीजिए, शिक्षक दिवस, हालांकि आप सभी लोग जानते हो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और 5 सितंबर क्या है, शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर में एक चीज और पूछा जाता है, सर्वपल्ली पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, ये भी आप जानते रहिएगा। 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिवस। 9 सितंबर हिमालय दिवस, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि नया प्रश्न है, बन सकता है, क्योंकि हिमालय पर लगातार जो है कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15, 16 सितंबर नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में आएगा, आ सकता है, आया रहा होगा किसी परीक्षा में। ओजोन परत संरक्षण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, नोट करिए इसको आप।
16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 17 सितंबर तो जानते ही रहिए भाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, तो आप लोग जानते रहिए इसे। 21 सितंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 सितंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 सितंबर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 सितंबर बस इतना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये है 16 सितंबर। बाकी तो 5 सितंबर 8 सितंबर आप सब लोग जान ही रहे हो, 14 सितंबर 5 14 देखिए कितने, 5 8 14 और 16, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 16 सितंबर है, जो विश्व ओजोन दिवस है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। बाकी इंटरव्यू वगैरह में जब जाते हैं आप तो सबसे ज्यादा जो है 5 सितंबर पूछा जाता है। मैं जब इंटरव्यू देने गया हूं तब 5 सितंबर जरूर पूछ लिया गया है। शिक्षक दिवस, क्योंकि वो सभी शिक्षक के रूप में वहां बैठे रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप शिक्षक दिवस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसी के बाद हम अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को ऑफ करते हैं। अब आप लोग बताएंगे